हेलो बच्चों, क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में। देखिए, यूपी के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए हमने जो है ये सुपर फास्ट रिवीजन क्लास स्टार्ट करी है, जिसमें कि हम जो एमसीक्यूज़ भी कवर करेंगे, रिवाइज करेंगे, और जो है जहाँ पर भी ज़रूरत होती है तो टॉपिक भी मैं आपको क्वेश्चन के साथ रिवाइज करा देती हूँ। बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ तुम्हारे लिए रहने वाले रिवीजन पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी तुम्हारे लिए बच्चों, है ना। और यूपी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बाकी और भी सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम जिस भी अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करें सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो इसके लिए आप लोग जो है फार्मेम्स के ऐप पे विजिट कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बाकी प्ले स्टोर पे भी ऐप अवेलेबल है। ओके, अभी देखिए हमारे क्वेश्चंस, है ना। फीफो स्टैंड्स फॉर, ये क्वेश्चन कई बार आया। इसका मतलब होता है बच्चों फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। मतलब कि जो पहले आया है वो पहले सेल होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो मतलब यहाँ पर सिंपल सा इसका फुल फॉर्म ही आता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट, है ना। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा एंटीकोएगुलेंट के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है बच्चों। तो क्लासिफिकेशन में तुमको बताया फार्माकोलॉजी का सारा ही इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट में जैसे कि हिपैरिन हो गया, है ना, लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन्स हो गई। तो अभी तुम्हें देखो ऑप्शन में क्या दिया है, लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन्स जो है ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन 2 ही तुम्हारा करेक्ट हो गया। बाकी एक बारी क्लासिफिकेशन पढ़ लो, तुम्हें क्लियर हो जाएगा कौन सी क्लास में कौन सी ड्रग आती है। एंटीकोएगुलेंट का क्लासिफिकेशन देखो, एक तो पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट होते हैं, एक ओरल होते हैं, है ना। पेरेंटल में आप हिपैरिन मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल पढ़ते हो, ओरल में वॉरफेरिन पढ़ते हो ना। तो पेरेंटल में आपके देखो एक तो होते हैं इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स होते हैं, जिसमें आपका हिपैरिन आता है। लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन्स में इनोक्सापैरिन, रेविपैरिन, नेड्रोपैरिन, डेल्टीपैरिन, परनापैरिन, एर्डीपैरिन, ये सारे पैरिन वाले एलएमवी लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन्स होते हैं, ठीक है। फिर फोंडापैरिनक्स और डायनापारोइड्स होते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हो गए बच्चों, इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स। फिर एक है तुम्हारी क्लास क्या, डायरेक्टली थ्रोम्बिन को इनिबिट करा रहा है, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर। इसमें बिवैलिरुडिन और एरगैट्रोबन आता है, बिवैलिरुडिन एरगैट्रोबन, ठीक है। फिर एक, अब ये तो तुम्हारे पेरेंटल्स हो गए, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स, पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट। अब ओरल की बात करो, ओरल में 3 क्लास है। एक तो विटामिन के एंटागनिस्ट है, अभी और क्या है, ओरल डायरेक्ट फैक्टर 10A इनिबिटर, एक ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर। यहाँ पर जो पेरेंटल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर थे, अब यहाँ पर ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर है। 3 क्लास कौन कौन सी, विटामिन के एंटागनिस्ट, ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर, और ओरल डायरेक्ट फैक्टर 10A को इनिबिट कराने वाले ड्रग, ठीक है। विटामिन के एंटागनिस्ट में वॉरफेरिन जो कई बार पूछा गया है, वॉरफेरिन हो गया, एसिनोकोमेरोल हो गया, इथाइल बिसकोमासिटेट हो गया, बिसहाइड्रोक्सीकोमेरिन हो गया, दिस आर विटामिन के एंटागनिस्ट। ओरल डायरेक्ट फैक्टर 10A इनिबिटर्स में रिवरोक्सा बैन वाले रिवरोक्सा बैन, अपिक्सा बैन, एडुक्सा बैन, ओके। फिर ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स में डाबिगैट्रन एटिक्सिलेट आता है, ठीक है। याद रखना है भाई, देखो फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन तो आपको पता ही कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ वाटर सॉल्युबल बेस यूज द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज। देखो सपोजिटरीज के बेस और ऑइंटमेंट के बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सपोजिटरी के बेस के ऊपर क्वेश्चन है, वाटर सॉल्युबल बेस जो यूज़ करेंगी सपोजिटरीज को बनाने के लिए, वाटर सॉल्युबल बेस में तो ग्लिसरॉल जिलेटिन दिया है, थियोब्रोमा ऑयल, हाइड्रोजनेटेड और विटिप्सोल, है ना। वाटर सोल्यूबल जो बेस होते हैं उसमें बच्चों आपका ग्लिसरो जिलेटिन बेस आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। एक बार सपोजिटरीज के बेस देख लो बच्चों, हमारे जो सपोजिटरी के बेस होते हैं ना, तो इसमें देखो फैटी बेस आते हैं, एक तो एक वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसिबल बेस, और एक होते हैं इमल्सिफाइंग बेस। फैटी बेस में थियोब्रोमा ऑयल, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है फैटी बेस का, थियोब्रोमा ऑयल, इसे कोकोआ बटर भी कहते हैं। थियोब्रोमा ऑयल फैटी बेस में आता है, इसे कोकोआ बटर भी कहते हो बच्चों। मोस्ट सुटेबल बेस अगर पूछे रेक्टल सपोजिटरीज के लिए तो थियोब्रोमा ऑयल होता है ना। लेकिन ये सुटेबल नहीं होता किसके लिए, पैशरीज के लिए, नेजल एंड यूरिथ्रल बोगीज के लिए, ठीक है। ये थियोब्रोमा ऑयल की बात हो गई जो कि फैटी बेस में आ रहा है। तो फैटी बेस में एक तो थियोब्रोमा ऑयल हो गया, दूसरे तुम्हारे क्या इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल, एक तो थियोब्रोमा ऑयल हो गया, एक इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल हो गया, तीसरे हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, ये तुम्हारे क्या है फैटी बेस है, थियोब्रोमा ऑयल, इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल, हाइड्रोजनेटेड ऑयल, सब ठीक है, फैटी बेस हो गए।
अब तुम्हारे हैं वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसिबल बेस, जिसमें कि तुमसे ऑप्शन में बना था ग्लिसरोजिलेटिन बेस आता है वाटर सोल्यूबल बेस में, पर्टिकुलर यूज करते हो पैशरीज के लिए, किसको, ग्लिसरोजिलेटिन बेस को। फिर सोप ग्लिसरीन सपोजिटरीज होता है और पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स होता है। पॉलीथिलीन ग्लाइकोल्स को बच्चों कार्बोवैक्सिस भी कहते हो, पॉलीग्लाइकोल्स भी कहते हो, मैक्रोगोल्स भी कहते हो। इमल्सिफाइंग बेस में विटेप्सोल आता है, मासा एस्टेरिनम आता है और मैस्यूपोल आता है, किसमें, इमल्सिफाइंग बेस। फैटी बेस हो गए, देखो सपोजिटरी के बेस फैटी बेस हो गए, वाटर सोल्यूबल एंड वाटर मिसिबल बेस हो गए, और तुम्हारे इमल्सिफाइंग बेस हो गए। ठीक है, फैटी बेस में आपने कोकोआ बटर पढ़ा है ना, जो मेल मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है फैटी बेस का, कई बार एग्जाम में आया, थियोब्रम ऑयल, कोकोआ बटर। वाटर सोल्यूबल वाटर मिसिबल बेस है ना, ग्लिसरोजिलेटिन बेस, ये पॉलीथिलीन ग्लाइकोल। फिर फैटी जो है इमल्सिफाइंग बेस है ना, विटेप्सोल, मासा एस्टेरिनम और मैस्यूपोल। ठीक है, मासा एस्टेरिनम के बारे में लिखा हुआ है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ मोनोडाई एंड ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैविंग द फॉर्मूला, इनका लिखा हुआ ये होता है, और इसको एडिपस सोलिडस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब बेस के बारे में सपोजिटरी के बेस में तुमको रिवाइज कराएं। अभी है हमारा क्वेश्चन एसिड बेस की थियरीज के ऊपर। देखो, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट एसिड क्या है, एसिड इज ए सब्सटेंस। देखो, एसिड बेस की थियरी पढ़ते हो, अर्हीनियस कंसेप्ट है, लोवरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट है और लेविस एसिड बेस कंसेप्ट है। अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट इज ऑल्सो नोन एज डिसोसिएशन कंसेप्ट। ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट को आप प्रोटॉन कंसेप्ट कहते हो, लेविस एसिड बेस कंसेप्ट को आप इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट कहते हो। अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट विच इज ऑल्सो नोन एज डिसोसिएशन कंसेप्ट, एसिड्स आर द सब्सटेंस, एसिड क्या होते हैं जो H+ आयन देते हैं एक्वा सोल्यूशन में, ये अर्हीनियस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स होते हैं, और बेस होते हैं अर्हीनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो OH- आयन देंगे एक्वा सोल्यूशन में, दिस इज अर्हीनियस कंसेप्ट। फिर आपका ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट जिसे प्रोटॉन कंसेप्ट कहते हो, एसिड्स प्रोटॉन डोनर होते हैं और बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। बच्चों, एसिड्स प्रोटॉन डोनेट करेंगे, बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, जिसे प्रोटॉन कंसेप्ट कहते हो। अब लेविस एसिड बेस कंसेप्ट के ऊपर आ जाओ, इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं, तो लोवरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट हम पढ़ लिया। अब लेविस एसिड बेस कंसेप्ट है, एल बैड याद रखो, लेविस एसिड बेस कंसेप्ट में लेविस बेस इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ये हम लेविस एसिड बेस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट भी कहते हो। लेविस बेस इलेक्ट्रॉन डोनर है, लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं। ठीक है, तो मैंने तीनों कंसेप्ट तुम्हें रिवाइज करा दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इनके ऊपर। ब्रोंस्टेड-लोवरी कंसेप्ट में एसिड्स होते हैं, प्रोटॉन डोनेट करेंगे, जो कि तुम्हें ऑप्शन 1 में ही लिखा हुआ है, रिलीज प्रोटॉन, तो तुम्हारा ऑप्शन ए ही बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो गया। ओके, तो ये नेक्स्ट देखो, अभी फार्माकोग्नोसिस से क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग अकॉर्डिंग टू किंगडम, सब किंगडम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, है ना। तो क्रूड ड्रग के क्लासिफिकेशन की बात करते हो, तो देखो बच्चों, एक तो तुम्हारा अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन होता है, जो ड्रग्स के लैटिन और इंग्लिश नेम्स के अकॉर्डिंग हम ड्रग्स को क्लासीफाई कर रहे होते हैं, है ना। दूसरा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम थेरेपेटिक यूज के बेसिस पर ड्रग को क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि हमारे कार्डियोटोनिक ड्रग्स होती है उनको हमने अलग रख दिया, है ना, लैक्सेटिव्स को अलग रख दिया, इस तरीके से एंटी हाइपरटेंसिव, इस तरीके से हम लोग जो है ड्रग को क्लासीफाई कर रहे होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग हम लोग ड्रग को जो है प्लांट या एनिमल पार्ट के बेसिस पे, जैसे कि रूट वाली ड्रग, स्टेम वाली ड्रग अलग, बार्क वाली, इस तरीके से। फिर टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन से पूछा हुआ ऑप्शन क्वेश्चन में, तो ऑप्शन तो यहाँ पर 4 हो गया। टैक्सोनॉमिकल में कह रहे हैं कि क्लासीफाई करते हो क्रूड ड्रग को अकॉर्डिंग टू किंगडम, सब किंगडम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, दिस इज टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। आंसर तुम्हारा हो गया ऑप्शन 4। ओके, तो ये लिखा हुआ है इसमें, क्लासिफिकेशन है क्रूड ड्रग का अकॉर्डिंग टू किंगडम, सब किंगडम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन होता है। इसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हो। दिस सिस्टम फॉलोज द नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर ड्रग डिराइव फ्रॉम प्लांट एनिमल सोर्स, है ना। बाकी अल्फाबेटिकल के बारे में लिखा हुआ है कि ड्रग को अरेंज करते हैं इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू द लैटिन और कॉमन इंग्लिश नेम, है ना। फार्माकोलॉजिकल में हम ड्रग को
मतलब क्लासीफाई करेंगे, अरेंज करेंगे बेस्ड ऑन देयर थेरेपेटिक यूज या फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पे, जैसे कि कार्डियोटोनिक, लैक्सेटिव, एनाल्जेसिक, एंटी हाइपरटेंसिव। ओके, मॉर्फोलॉजिकल में क्या होगा, हम कैटेगराइज करेंगे, क्लासीफाई करेंगे ड्रग को बेस्ड ऑन द पार्ट ऑफ द प्लांट और एनिमल यूज, जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स, बार्क, सीड्स। ओके, फिर कहते हैं विच चैप्टर, अब तुम्हारा जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन आया, विच चैप्टर ऑफ फार्मेसी एक्ट, फार्मेसी एक्ट कब का है, 1948 का, इसके चैप्टर की बात हो रही है। तो मैंने तुमको क्या बताया था, फार्मेसी एक्ट में 546 5 चैप्टर 46 सेक्शन याद करने हैं तुम्हें, मतलब कि 546 याद करना है, 5 चैप्टर 46 सेक्शन है। ओके, तो कह रहे कौन सा चैप्टर फार्मेसी एक्ट 1948 का रिलेटेड विद द पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। देखो मैंने कहा था फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन आएगा और लास्ट चैप्टर जो होता है वो मिसलेनियस होता है, बाकी 2, 3, 4 पहले पीसीआई आएगा फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो चैप्टर नंबर 2 में पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, चैप्टर नंबर 3 में स्टेट फार्मेसी काउंसिल, और चैप्टर नंबर 4 होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। ओके, तो यहाँ पर मेरे बच्चे ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया, यही बात इसमें लिखी है। फार्मेसी एक्ट अगर तुमसे पूछे केम इन टू फोर्स, तो ये 4 मार्च 1948 होगा। 5 चैप्टर 46 सेक्शन, 5 चैप्टर मैंने तुमको बता दिए कौन कौन से। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आया तुम्हारा बायोकेमिस्ट्री से, फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम एंड इट्स अ फंक्शन, कौन सा कॉम्बिनेशन सही नहीं है, नोट देख लेना भाई, है ना। क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्टेज के बारे में लिखा हुआ है, एंजाइम इन्वॉल्व है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में, बिल्कुल सही है। हाइड्रोलेज एंजाइम ब्रिंग अबाउट हाइड्रोलिसिस कराएंगे सबस्ट्रेट की, बिल्कुल कराते हैं। आइसोमरेज एंजाइम इन्वॉल्व है इन ऑल आइसोमराइजेशन रिएक्शंस, बिल्कुल सही है। लाइगेज जोड़ने का काम करते हैं, लाइक डीएनए लाइगेज। कह रहे हैं एंजाइम दैट कैटलाइज ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, भाई ट्रांसफरेज का काम है ट्रांसफर कराना फंक्शनल ग्रुप को, तो लाइगेज तो जोड़ते हैं, एटीपी की जरूरत होती है भाई इनको, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर तुम्हारा नोट में डी आ गया। अब देखो एंजाइम्स को क्लासिफाई करते हो कैसे कैसे, 6 काइंड के एंजाइम हैं, है ना। हाइड्रोलेज, ऑक्सीडोडाक्टेज है, लाइज है, ट्रांसफरेज, लाइगेज, आइसोमरेज। हाइड्रोलेज देखो सबसे पहले ऑक्सीडोडाक्टेज के बारे में पढ़ो, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस कैटलाइज करा रहे थे ना। तो कह रहे कि दिस एंजाइम ऑक्सीडोडाक्टेज कैटलाइज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन टेंड टू ट्रैवल फ्रॉम वन मॉलिक्यूल से दूसरे में जो है ट्रैवल करता है। ऑक्सीडोडाक्टेज एंजाइम कौन कौन से हैं, डिहाइड्रोजिनेजेस आते हैं, रिडक्टेजेस आते हैं, कैटलेज आते हैं। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जैसे एग्जांपल हो गए, ये कैटलाइज कराएगा ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए। ओके, तो ये हमारे ऑक्सीडोडाक्टेज के बारे में है। ट्रांसफरेज बच्चों कोई भी ग्रुप का ट्रांसफर करते हैं अदर देन इलेक्ट्रॉन। ओके, ये ट्रांसफरेज एंजाइम दैट कैटलाइज ट्रांसफर ऑफ एनी ग्रुप एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम, जैसे कि मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर कराएंगे, एसिटाइल को, फॉस्फेट को, है ना। तो ये जैसे एसिटाइल ट्रांसफर हो गए, जैसे एसिटाइल ट्रांसफर एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करा रहा है। काइनेज जो कि फॉस्फेट, जैसे कि हमारा हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है ना, तो यहाँ पर एंजाइम हेक्सोकाइनेज होता है ना। तो ये काइनेज फॉस्फेट को ट्रांसफर करा रहे होते हैं। ओके, मिथाइलेज पॉलीमरेज हो गया, है ना। ट्रांसअमीनेज जो कि अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर कराएंगे, ठीक है। हाइड्रोलेज बच्चों हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जैसे कि तुम्हारा लाइपेज, पैपेन, यूरिएज, प्रोटीनेज, ये सारे हाइड्रोलेज है। एंजाइम दैट कैटलाइज ब्रेक डाउन ऑफ सबस्ट्रेट बॉन्ड बाय यूजिंग वाटर को यूज करके बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे बच्चों, हाइड्रोलेज। ये बॉन्ड एस्टर हो सकता है, ग्लाइकोसिडिक हो सकता है, पेप्टाइड हो सकता है। डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे पेप्सिन हो गया, लाइपेज, यूरिएज, प्रोटीनेज, ग्लाइकोसिडेज, सभी हाइड्रोलेज है। पेप्सिन बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड है प्रोटीन का, वो तोड़ता है, उसको हाइड्रोलिसिस कराता है। हाइड्रोलेज हाइड्रोलिटिक एंजाइम से, ठीक है। लाइज देखो लाइज भी तोड़ेगा बॉन्ड को, लेकिन वाटर इसमें यूज नहीं होगा, ठीक है। देखो कह रहे लाइज एड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया अक्रॉस डबल बॉन्ड और एलिमिनेट दीज टू क्रिएट डबल बॉन्ड, है ना। तो इसमें एल्डोलेज आपके लाइज में आता है, फ्यूमरेज आता है, हिस्टिडेज आता है, कार्बोक्सिलेज, कीटोलेज, है ना। एल्डोलेज आपने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ा होगा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। फिर जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट टूटता है ना बच्चों, वहाँ पर एल्डोलेज एंजाइम काम करता है। जब 2 मॉलिक्यूल बनते हैं ना, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से आपका जो है DHAP और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है ना बच्चों, वहाँ उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर एल्डोलेज एंजाइम काम करता है। कह रहा है एल्डोलेज एंजाइम कैटलाइज करता है स्प्लिटिंग ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड DHAP डाइहाइड्रोक्साइड फॉस्फेट। ओके, आइसोमरेज जो आइसोमराइजेशन रिएक्शन कैटलाइज कराएंगे, है ना।
एंजाइम दैट कैटलाइज इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल पोजीशन आइसोमर बाय इंटर मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट एट ए ग्रुप विद इन सबस्ट्रेट इज कॉल्ड आइसोमरेज, है ना। जैसे कह रहे कैटलाइज फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर, तो इसमें आपके आइसोमरेज हो गया, एपोमरेज, रेसिमेज एग्जाम्पल हो गए। जैसे कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो होता है ये DHAP में कन्वर्ट हो जाता है। एंजाइम ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज है, ये हमारे ग्लाइकोलिसिस की जो स्टेप है ना, ग्लाइकोलिसिस में जब हम देखो फ्रक्टोज 1,6,5 बाईफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम काम करेगा तो आपका DHAP बनता है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, है ना। अब ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं बच्चों, है ना। तो ये आइसोमराइजेशन रिएक्शंस होती है, ट्राइस फॉस्फेट आइसोमरेज से कैटलाइज करता है। बाकी एक और एग्जांपल लिखा हुआ है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज का, ये कैटलाइज करता है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 1-फॉस्फेट से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में जो है कन्वर्ट कराता है। फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन टू अनदर पोजीशन ऑफ सेम कंपाउंड, ये ग्लाइकोजिनोलिसिस में होता है। ग्लाइकोजिनोलिसिस से क्या समझते हो, ग्लाइकोजन का लाइसिस, ग्लाइकोजन टूटेगा ग्लूकोज बनेगा। भाई ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो रखा है, अब जब ग्लाइकोजन टूटेगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा ना बच्चों। तो ग्लाइकोजन जब कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में फॉर एनर्जी टू बी रिलीज क्विकली, है ना, तो वो ग्लाइकोजिनोलिसिस होता है। वहाँ पर ग्लूकोज 1-फॉस्फेट से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो बन रहा है ना, वो एंजाइम कैटलाइज कर रहा है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, जो कि हमारा आइसोमरेज है। ओके, लाइगेज जोड़ेंगे, जैसे DNA लाइगेज, भाई इन्हें अब तुम्हें कहीं किसी ATP की जरूरत है तो भाई लाइगेज को भाई एनर्जी लगेगी, एंजाइम को जो तुम जब जोड़ोगे ना कंपाउंड को तो एनर्जी चाहिए, तब ATP काम आएगा, ठीक है। तो कह रहा है एंजाइम दैट कैटलाइज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड को जोड़ बनाएगा, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर, कार्बन ऑक्सीजन, यूटिलाइज एनर्जी ड्यू टू साइमल्टेनियस ब्रेकडाउन ऑफ पायरोफॉस्फेट बॉन्ड ऑफ ATP मॉलिक्यूल या सिमिलर कंपाउंड। लाइगेज, सिंथेटेज हो गए। DNA लाइगेज एक कॉमन एग्जांपल है। लाइगेज कैटलाइज एसोसिएशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल को जोड़ते हैं बच्चों, जैसे DNA लाइगेज कैटलाइज जॉइनिंग ऑफ 2 फ्रैगमेंट ऑफ DNA बाय फॉर्मिंग फॉस्फोडाइस्टरेज बॉन्ड। ओके, फिर मिट्रल वाल्व, बताओ भाई कहाँ प्रेजेंट है। मिट्रल वाल्व के बारे में तुमने बताना है, कहाँ पर है। कह रहे राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में, राइट है ना, या लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में तो होता ही नहीं, लेफ्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में नहीं होता, है ना। तो ये मिट्रल जो बाइकस्फीड वॉल्व होता है ये लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। राइट जो साइड में होता है वो तुम्हारा ट्राइकस्फीड वॉल्व होता है, जो कि राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। 4 वाल्व याद रखने हैं बच्चों हार्ट के, एक तो ट्राइकस्फीड वॉल्व जो कि राइट साइड में है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में। पल्मनरी वॉल्व कहाँ पर मिलेगा तुम्हें, राइट वेंट्रिकल पल्मनरी आर्टरी के बीच में। मिट्रल वॉल्व लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ओर्टिक वॉल्व लेफ्ट वेंट्रिकल और ओर्टा के बीच में। याद रखना है, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। वन अमंग द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज, अब ये क्वेश्चन ये कई बार आता है, कम्युनिकेबल डिजीज कौन सा है कौन सा नहीं है, इस तरीके से। कैंसर तो कम्युनिकेबल नहीं है, डायबिटीज भी नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है। फिलेरियासिस कम्युनिकेबल डिजीज में आता है बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट है। द कम्युनिकेबल डिजीज सिंपल सी जो होती है, कह रहे ट्रांसमिट होगी मैन से मैन में, एनिमल से एनिमल में, या मैन से एनिमल में, मतलब ट्रांसमिट होती है ना वो कम्युनिकेबल, जैसे TB लेप्रोसी फिलेरियासिस, है ना। और नॉन कम्युनिकेबल जैसे ट्रांसमिट नहीं होती वो, नो ट्रांसमिटेड फ्रॉम मैन टू मैन, एनिमल से एनिमल में, एंड मे बी कॉज टू मल्टीपल रीजन्स, है ना। तो नॉन जैसे कैंसर हो गया नॉन कम्युनिकेबल में, डायबिटीज हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। ओके, नेक्स्ट है when at least 51% शेयर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, इसे क्या कहोगे, पब्लिक कॉर्पोरेशन कहोगे, पब्लिक कंपनी, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट कंपनी। कह रहा जब एटलीस्ट 51% शेयर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गवर्नमेंट के हैंड में, दिस इज नोन एज गवर्नमेंट कंपनी बच्चों। ऑप्शन तुम्हारा जो है यहाँ पर 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके ठीक है बच्चों, तो गवर्नमेंट कंपनी से कहेंगे। इतने ही क्वेश्चन है बच्चों आज की वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।